बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सारी जो गुफ्तगू है पाकिस्तान के अंदर, पार्लिमान के अंदर भी और बाहर भी, उसका फोकस है कि हुसैन हक्कानी ने जो कुछ दावे किए हैं उनमें कितनी सदाकत मौजूद है। और अगर हम दोबारा अपनी याद ले जाएं उस मेमो गेट के हवाले से जो एबटाबाद कमीशन के बाद पाकिस्तान में बना, तो उस वक्त बहुत से लोगों का ख्याल ये था कि ये जनरल अहमद शुजा पाशा जो हैं शायद बहुत ज़्यादा एग्जेजरेशन से इन्होंने काम लिया। लेकिन हुसैन हक्कानी ने आज जो कुछ तहरीर कर दिया, उस तहरीर के बाद अब वो चीज़ें जिनका ऊपर मेमो गेट के अंदर जनरल अहमद शुजा पाशा ने उस वक्त के DGISI ने दावा किया था, जनरल कियानी जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे उन्होंने इसके ऊपर, और जनरल पाशा ने, दोनों ने एफिडेविट भी दिया था सुप्रीम कोर्ट में। और मंसूर इजाज़ के वो क्लेम से जिनको बुनियाद बनाया गया था, लोगों को शक था कि मंसूर इजाज़ ने पता नहीं कोई वारदात ना की हो, कोई ऐसी कहानी ना कराई हो, लेकिन सारी चीज़ें हुसैन हक्कानी ने खुद से मान ली। उन्होंने कहा कि मैंने उस वक्त के अमरीकी इंतज़ामिया के जो ऑफिशल थे उनकी मर्ज़ी से उनकी फरमाइश के तहत अपने बॉस से इस्लामाबाद में इजाज़त ली और CIA को वीज़े दिए, उनको इस्लामाबाद भेजा, और जो स्पेशल ऑपरेटिव्स थे उनके स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के जो लोग थे अमेरिकन, उनको भी इस्लामाबाद भेजा। पाकिस्तान में वो क्या काम करते थे उन्होंने कहा वो हमारे कंट्रोल में नहीं थे, लेकिन उसामा बिन लादेन के ख़िलाफ़ जो एबटाबाद ऑपरेशन हुआ उसमें बड़े वैल्यूएबल थे। और ये हमें याद रखना पड़ेगा कि उसामा बिन लादेन की तलाश जो थी, ये एक हमारे वो डॉक्टर शकील अफरीदी पकड़े हुए हैं, एक आध और लोग भी कहते हैं लोकली इन्वॉल्व थे, अमरीकियों ने ढूंढा था उसको मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करके। पाकिस्तान के अंदर जो उनके ऑपरेटिव थे उन्होंने उनका हाथ बटाया था। और ये भी कहा जाता है कि अफ़गान महाजरीन के भेस में भी यहाँ जो लोग NDS के और दूसरी जो हमारी हॉस्टाइल एजेंसीज़ हैं वो भी इस मामले में मुआवनत फराहम करते रहे। इस पे अफसोस ये नहीं है कि उसामा बिन लादेन जो इंटरनेशनली वांटेड था वो क्यों मारा गया या क्यों उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। अफसोस इस बात का था कि अगर पाकिस्तानी ISI उसको पकड़ लेती या पाकिस्तानी इदारे उसके ख़िलाफ़ काम करते तो बहुत अच्छा था। लेकिन आपने एक दुनिया के मुल्क को सहूलत फराहम की जो आया, पाकिस्तानी सरजमीन पर हमलावर हुआ, और एबटाबाद के उस इलाके में जहाँ आपकी प्रेस्टिजियस एक मिलिट्री एकेडमी मौजूद है, काकूल एकेडमी, जो पाकिस्तान के सारे फ़ौजी अफसरान तैयार करती है, उससे चंद सौ गज़ के फासले के ऊपर एक ऑपरेशन किया, बंदे को मारा, और उसकी कंफर्मेशन भी उस दावे की अमरीकी सदर से हुई। हमें यह भी नहीं था पता कि वो हेलीकॉप्टर आए हैं, काला ढाका में कब उतरे हैं, रीफ्यूल कैसे किया है, कि हेलीकॉप्टर तबाह हो गया जिससे पता चला कि यहाँ कोई धमाका वाका हो गया, फिर हमें पता चला। सपोर्ट बेस उसकी मौजूद थी लोकली पाकिस्तान के अंदर। और जो दावा है हुसैन हक्कानी का, हुसैन हक्कानी को भी पता था कि इसने बंदे पाकिस्तान भेजे, और वो ये क्लेम करता है कि उस वक्त की पाकिस्तानी हुकूमत की इजाज़त से ये सारा कुछ हुआ। ये पूरी कहानी है हमारे सामने, जिसको अब ख़ुद पीपल्स पार्टी के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो है कौमी असम्बली में, वो कहते हैं ये गद्दाराना फेल है। ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर है वो कहते हैं इसके ऊपर कमीशन बनना चाहिए। और हकीकत यह है कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फ़ायज़ ईसा की सरबराही में एक कमीशन बना दिया था। हक्कानी साहब पाकिस्तान से रुखसत हो गए इस वादे के साथ कि दिल का इलाज करा के वापस आएंगे। वो दिल ऐसा बिगड़ा के बाद में पाकिस्तान आने पर मादा ही ना हुआ। उनकी अहलिया जो ड्यूल नेशनल थी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद बायस वो पाकिस्तान से जाने पर मजबूर हुई, अदरवाइज़ वो प्रेसिडेंसी में मुकीम होती थी। पीपल्स पार्टी के जो डाई हार्ड वर्कर्स थे उनको उतनी एक्सेस नहीं थी जितनी फ़रा नाज़ इस्फ़ानी को प्रेसिडेंसी के अंदर एक्सेस और ताकत और क़ुव्वत हासिल थी। ये रियलिटी है। तो आज हमें क्या करना चाहिए, और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हमारी इंटेलिजेंस की फेलियर थी कि लोग पाकिस्तान में काम करते रहे और उनको हम पकड़ नहीं पाए। जनरल कियानी ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बाद जब वो सदारत संभाली तो उन्होंने एक स्टेप किया था कि इन लोगों को जो खुली छुट्टी थी, ये असला लेकर इस्लामाबाद की सड़कों पर घूमते थे, इनको रोकना, चेक करना शुरू किया था। इनके वीज़े रोकने शुरू किए थे, उनके ऊपर सिक्योरिटी चेक आया था। उसके ऊपर सबसे पहला तनाज़ा शुरू हुआ था कि अमरीकी इंतज़ामिया ने शिकायत की कि हमारे वीज़े बिला वजह रोके जा रहे हैं, और उसके ऊपर उस वक्त की हुकूमत ने एम्पावर किया, अथोराइज़ किया हुसैन हक्कानी को कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चेक्स में जाए बगैर वो वहाँ से वीज़े जारी करते हैं। सबसे पहली कंट्रोवर्सी वहीं से शुरू हुई थी कि हक्कानी साहब ने एक ही रात में पता नहीं 300-400 बंदों को ठप्पे लगा के वीज़े जारी कर दिए। ये पूरा बैकग्राउंडर है और रियलिटी के ऊपर मबनी है। ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, उसमें खुद नवाज शरीफ साहब जो थे वो इस दरख्वास्त लेकर गए, काला कोट पहन के, बल्कि वकील बन के गए, और उनकी मेंटेनेबिलिटी सुप्रीम कोर्ट ने कबूल की और उसके ऊपर कमीशन बनाया।
आज हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से आगे कैसे जाना है? पार्लियामेंट का क्या रोल है? पीटीआई जो बहुत से इश्यूज़ के ऊपर एहतजाज करती है, क्या इस इशू को एहतजाज का बुनियाद बनाते हुए मुतालबा करेगी कि ट्रांसपेरेंटली हमारे इदारों का क्या रोल था, आईएसआई ने जो काम करना था वो किया या नहीं किया? उस वक्त की हुकूमत ने जो नाअहली की, जो गलत काम किए, जो गलत फैसले किए, उसके ज़िम्मेदार कौन थे? सबकी तहकीकात हो, इसके लिए क्या पीटीआई मैदान में उतरेगी? ये हमारे आज के प्रोग्राम के लिए सवालात हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान शख्सियत है असद उमर साहब, वेरी वार्म वेलकम। इसके अलावा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ शामिल होंगे, और अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद अहमद साहब वो भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। असद साहब आपकी इजाज़त से शेख साहब से पहले बात कर लें। शेख साहब, क्या होना चाहिए इस मामले के ऊपर जहां हुसैन हक्कानी ने दावा किया कि वो पाकिस्तान में CIA और स्पेशल सर्विसेज जो अमेरिकन है उनको लाने वाले हैं? सबसे पहले तो जस्टिस जावेद इकबाल की अब्बाबाद कमीशन की रिपोर्ट ओपन की जाए। इसमें मैं खुद एपिलेंट पार्टिसिपेट किया। ये 16,000 लोगों को वीजे जारी हुए अमेरिकन, 15 से 16,000, 15,000 कुछ, और नरगिस सेठी की अप्रूवल से हुए, और ये खत भी मैंने पेश किया नरगिस सेठी का इस कमीशन के आगे। और इसमें जो बुनियादी बात है, मुझे दुबई से जो वीजे जारी हुए उसका नहीं पता, लेकिन अमेरिकन वीजे 16,000 से कुछ कम, 15 और 16,000 के दरमियान लगा लें, हुसैन हक्कानी साहब की तरफ से जारी हुए, जिसकी कोई पूछ परीछ नहीं थी, कोई उनसे नहीं पूछा गया। और जब वो यहाँ आए तो उनको प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी दी गई। जब उसामा बिन लादेन का वाकया हुआ तो अगले दिन आसिफ जरदारी साहब का बयान बड़ा तारीखी बयान है कि भाई हमने जो इसमें फैसिलिटेशन थी उसमें एक तारीखी रोल अदा किया। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान में कोई कमीशन की रिपोर्ट आनी भी है कभी? कोई पाकिस्तान में उस वक्त की जो पाकिस्तानी हुकूमत थी उसका क्या रोल था? क्योंकि हक्कानी जो है वो हमेशा से उनके मामलात इसी नौयत के रहे हैं, कोई सरप्राइज नहीं हुआ होगा किसी को जो कुछ उन्होंने लिखा। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत, आसिफ जरदारी साहब की हुकूमत थी, सदर पाकिस्तान थे, पीपल्स पार्टी के सरबराह थे, उन्होंने ये सारा कुछ क्यों किया? देखें, आसिफ अली जरदारी को जिस मिशन की मसला था, उनकी अपनी बीवी की शहीद बेनज़ीर भुट्टो की किरदार किसी का, पीटर गैल्ब्रेथ के जाली दस्तखत करने वाला भी ये था। जितनी करोड़ों रुपए की कैंपेन थी उसको नवाज शरीफ साहब की ये हेड कर रहा था, और मैं उस मीटिंग में मौजूद था खुद। मुझसे तो पीटर गैल्ब्रेथ के दस्तखत नहीं हो पाए, और हुसैन हक्कानी ने ऐसे किए कि वो उसकी असल और नकल में कोई फर्क ही दिखाई नहीं दिया। ये IJI की कैंपेन की आप बात कर रहे हैं, ये बहुत पीछे आप चले गए। IJI की कैंपेन का आप तज़किरा कर रहे हैं, जब मोहतरमा के ऊपर बहुत सारी ऐसी तस्वीर IJI ने शाया करवाई थी, और उसके मीडिया सेल को उस वक्त हुसैन हक्कानी साहब हेड करते थे, उसको वो हेड करते थे। और जहां तक के इस केस का वाकया, मैं समझता हूँ ये बड़ा सेंसिटिव महीना है मार्च। अब हमें पहले इस मार्च के 15 दिनों में आने वाले पनामा लीक्स के साथ साथ डॉन लीक्स भी इंपॉर्टेंट होती जा रही है, उसमें ये भी वाकया आ गया है। और कमीशन शमीशन को छोड़ें, वही जो जिन्होंने आज गिलानी ने बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया है, उसके ये नहीं है कि हम उसके अगर मुखालिफ हों। उसने कहा जी कि किसकी इजाजत से इसका नाम जो है, जो पाबंदी थी उसके बाहर जाने ECL से नाम किसने हटाया आप बता सकते हैं? मुझे नहीं पता, मुझे गिलानी की साइड नहीं पता। जो मुझे पता है कि जिस कोर्ट इसमें मैं पेश हुआ खुद बतौर एक एपिलेंट के, और इसमें मेरे डॉक्यूमेंट अगर ये छपा तो दुनिया सल्यूट करेगी कि मैंने उस 16,000, 15,000 और 16,000 के, और ये सब नरगिस सेठी और आसिफ जरदारी और डार्स और इसके हक्कानी के दरमियान था। आप आसिफ अली जरदारी के ऊपर बराह रास्त इल्जाम आयद कर रहे हैं? जी, मैं उसके बगैर ये हो नहीं सकता था हक्कानी, क्योंकि क्यों बिछड़ा है उसको ट्रंप के क्या पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट रोल है कि इस अपने मोरे को दोबारा उन्होंने लॉन्च किया है। सो बड़ा हसास मसला है। जरदारी साहब को इससे क्या हासिल था, क्यों किया उन्होंने? मैं ये बात समझने से कासर हूँ शेख साहब, बुरा ना मानिए, लेकिन खुद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे। जरदारी साहब की शुरू से कमजोरी और सोच रही है कि वो समझते हैं कि अमेरिका का इस इलाके में बहुत असर है और अमेरिका जो चाहता है वो हो जाता है। और कियानी साहब को भी उस जमाने में एक्सटेंशन की जरूरत थी, फिर इसलिए रिजाइन पर ही इत्तफाक किया गया। और एक कर्नल रियाज थे या इकबाल थे, या रियाज था या इकबाल, जो रात रात को भाग गया। मैंने सुना ब्रिगेडियर हयात का नाम सुना है, जो कहा जाता है। ब्रिगेडियर नहीं था, कर्नल था। और ये सेव दी चिल्ड्रन की ऑर्गेनाइजेशन थी, मेरा ख्याल है, मुझे अब इतने साल पुराना वाकया हुआ है। ये सेव दी चिल्ड्रन के अम्ब्रेला तले ये 16,000 वीजे जारी हुए,
और इसमें सारे उनके इंटेलिजेंस नेटवर्क, CIA और ब्लैक जो थी उनकी, वो सारी एंटर हुई और एक ऐसा मौका आ गया कि बड़े सारे सवालात खड़े हो गए। और उन सवालात खड़े होने में, क्योंकि वो एबटाबाद के बिल्कुल नजदीक वाकया था और जितने नजदीक शेख साहब, लेकिन एक था, चीज बताइए, उस वक्त के आर्मी चीफ और DG ISI दोनों ने एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया था। वो ना जनरल पाशा का जाती एफिडेविट था, ना जनरल कियानी का जाती एफिडेविट था। मौजूदा आर्मी चीफ और ISI के जो सरबराह हैं, क्या इन्हें दोबारा सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाकर दरखास्त देनी चाहिए कि हम तो आपके पास एफिडेविट लाए थे हमारे इदारे, अब तो वो खुद मान रहा है बंदा, अब दोबारा इसकी तहकीकात आगे बढ़ाइए। हर आदमी अपनी सफाई की हद तक रहता है। जो कौम को नुकसान और साने से गुजर जाती है उसकी किसी को फिक्र नहीं होती। मैं नहीं समझता कि ये बात जो है बहुत अहम बात थी कि उसने आर्मी के बतौर कियानी के उसने साइन नहीं किए, बतौर आर्मी चीफ किए। और जनरल पाशा की स्टेटमेंट भी और खुद प्राइम मिनिस्टर मौजूदा का वहाँ मौजूद होना, और उस इशू का ये लग रहा था कि इससे बहुत बड़ी कोई क़यामत आ जाएगी, लेकिन ऑल ऑफ सडन उसको ठप कर दिया गया। और अब एक ये भी वर्जन पाई जा रही है, क्योंकि पनामा का केस सामने आने वाला है, इसलिए इसी किस्म के हसास मसले, मैं समझता हूँ कि डॉन लीक्स में और मेमो गेट में कोई फर्क नहीं है। इंडियन और मुल्क दुश्मनों की जो लॉबियां हैं इस मुल्क में, और जिनका बेसिक और बड़ा मिशन फौज को अंदर से तोड़ना है, और फौज की जो थ्रिल है और एडवेंचरिज्म है, और फौज के अंदर जो एक जस्तजू है और मुल्क से कमिटमेंट है, उसको नुकसान पहुंचाना है। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लूं, नवाज शरीफ साहब वकील बन के गए थे, पीछे क्यों हट गए थे मेमो गेट से? मुझको नहीं मालूम। इन दोनों लोगों का एटीट्यूड इन डिफरेंट इशू पे मुसलसल और तसलसल के साथ नहीं होता, और ये पीछे क्यों हट गए थे ये नवाज शरीफ साहब ही बता सकते हैं। मेरे साथ तो वो राब्ते में नहीं, तारक फजल साहब बताएंगे क्यों पीछे हट गए। लेकिन एक बात ठीक है कि कौम जहां भी खड़ी होती है ये दोनों पार्टियां पीछे हट जाती हैं, जो कि एक बहुत बड़ा सान है। शेख रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। असद उमर, आप फरमाइएगा, आपके ख्याल में मुहर्रकात क्या थे? वीज़े दिए 15-16 हज़ार बकौल शेख रशीद के, तो ये तो फौज है पूरी जो आपने मुल्क के अंदर डाल ली थी। शेख रशीद साहब पता नहीं क्यों कह रहे थे कि जरदारी साहब को गलत फहमी थी कि अमेरिका का किरदार जो है हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि सारी ट्रांजैक्शन जिस तरीके से इक़्तिदार में आए, वो जो 2008 की पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, वो पूरी नेगोशिएटेड सेटलमेंट थी और उसको ब्रोकर करवाया अमेरिका ने। रिचर्ड वाचर और निग्रे पॉन्टे दो उनके ऑफिशियल्स आए, उन्होंने डील तय की। वो उन्होंने डील तय की। हाँ। कॉन्डी राइस के साथ दफ्तर में बैठी हुई बीबी, वहां से फोन कॉल आ रही है मुशर्रफ को और वहां पे डील्स नेगोशिएट हो रही हैं। तो उस बैकग्राउंड के बाद, और उसके बाद अगर आपको याद हो FODP बना था, फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान, तो अमेरिका तो एक सेंट्रल पिलर था उस इक़्तिदार के लिए। बीबी से जब फ़ोन आते थे कॉन्डलीज़ा राइस के, या वो इधर वो जो UK के फॉरेन मिनिस्टर थे उस वक्त, मैं उनका नाम इस वक्त भूल रहा हूँ, उनके कॉल्स आते थे NRO की डील के। नहीं, लायल ग्रांट तो यहाँ सफीर थे, उन्होंने बातचीत करवाई थी, बरतानवी वज़ीर ख़ारजा थे और उसके साथ कॉन्डलीज़ा राइस थी। इन्होंने NRO की डील साइन करवाई थी। ये एबटाबाद वाला वाक़या उससे मुख्तलिफ है। इंतकाली इक़्तिदार में रिचर्ड वाचर और निग्रे पॉन्टे आते हैं। मैं उसकी एबटाबाद की बात नहीं कर रहा। मिलीबैंड था जी, मिलीबैंड बरतानवी जो डेविड मिलीबैंड था। मेरी भी मुलाकात हुई थी उस ट्रिप पे जो आया था। लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैं ये एबटाबाद सानिया से नहीं लिंक कर रहा उसको, या उस इंसिडेंट से नहीं लिंक कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ, सानिया तो नहीं था, एक तरीके से पाकिस्तान की इज्जत के लिए सानिया था, वरना उसामा बिन लादेन जैसे आपने कहा एक इंटरनेशनल वांटेड, उसको मारा जाना ठीक था, लेकिन आपकी सालमियत पे हमला था। आपकी ISI मारती तो हम आपको शाबाश देते। एग्जैक्टली, बिल्कुल दुरुस्त बात आप कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप पूछ रहे हैं कि अमेरिका को फैसिलिटेट क्यों कर रहे थे आसिफ अली जरदारी साहब, खुद प्रेसिडेंट थे। तो एक वजह तो ये थी। दूसरी, देखें हमारी जो सियासतदान जो है, आप कह सकते हैं कि उसमें कुछ हद तक उनकी जस्टिफिकेशन है, जो पास में आर्मी इंटरवेंशन हुई। एक हमारे सियासतदानों को ये मुस्तकिल खतरा रहता है कि फौज जो है उसका साया हमारे ऊपर पड़ रहा है, तो वो बजाय कि अवाम के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करें, पार्लियामान को ताकतवर करें और खुद अपना कद बड़ा करें, उनकी कोशिश ये रहती है वक्तन फवक्तन, जो अभी भी रही है रिसेंट पास में भी, कि हम फौज का कद छोटा करें। और मैं आपको बता सकता हूं कि अनऑफिशियली, अरे ऑफिशियली ये कोई पोजीशन नहीं ले, अनऑफिशियली बड़ी खुशी थी कि फौज रुस्वा हुई है इसके ऊपर। ठीक है ना। सो इसलिए ये कोई सरप्राइज तो नहीं थी।
अब जरदारी साहब ने क्यों अमरीकनों को फैसिलिटेट किया? मैं अभी भी इसका तसल्ली बख्श जवाब आपको जिसको आप कह रहे हैं कि जिसने उनको इक़्तिदार में बिठाया उनको फैसिलिटेट क्यों कर? सर वो उनके मरूने मिन्नतें इक़्तिदार में आए। और दूसरा, ज्यादा नुकसान किसका हुआ? ज्यादा इस वक्त नुक्ताचीनी किस पे हो रही थी? ISI पे हो रही थी, फौज पे हो रही थी, सिक्योरिटी ब्रीच। बादशाह और जनरल कियानी बड़े तगड़े थे उस वक्त, दोनों का नाम उसमें खराब हुआ, दोनों पे तनकीद हुई। तो ये एक अगर गेन है तो इसको आप गेन कह लें। और अगर आप याद रखें, दुनिया की तारीख पे नजर दौड़ाएं ना, कि जो आपको इक़्तिदार में लेके आता है ना, तो बादशाह सबसे पहले उसको ठीक करने की कोशिश करता है। तारिक फजल चौधरी साहब, नवाज शरीफ साहब इसमें वकील बनकर गए थे और उस वक्त बड़ी जनाब जज्बा था, डार साहब भी गए, ख्वाजा साहब भी गए, फिर सारे एकदम से पीछे हट गए, क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, आप तो बड़ी रिसर्च करके प्रोग्राम किया करते हैं, ये पता नहीं आपने कहाँ से ये महसूस किया कि नवाज शरीफ साहब पीछे हट गए। नवाज शरीफ साहब बिल्कुल पीछे नहीं हटे थे, क्योंकि ये सारी जो कार्रवाई है ये इस्लामाबाद में हुई थी और इस्लामाबाद से एक अदना पार्टी के वर्कर मैं भी हूँ। इस तमाम कार्रवाई का मैं ख़ुद हिस्सा रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ। जो सुप्रीम कोर्ट में गए वो खुद गए, यकीनन गए। उसके बाद इसमें सुप्रीम कोर्ट में कमीशन बना। जब कमीशन बना तो उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद ज़ाती तौर पे उस कमीशन के सामने पेश होते रहे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि चूँकि वो ज़ाहिर है मामला फिर बहुत सारे टेक्निकल उसमें मैटर्स डिस्कस होना शुरू हो गए, मज़ीद वकीलों की हमें ज़रूरत पड़ी और वकला उसमें हमारी नुमाइंदगी करते रहे। लेकिन इस्लामाबाद, मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि इस वक्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग है उसमें जस्टिस फाइज़ ईसा साहब जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, उनकी अदालत में इस कमीशन की जो है वो सरबराही करते रहे, पेशियाँ होती रहीं और प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे खुद पेश होते रहे या उस कमीशन में जाते रहे, हम उनके साथ थे। भाई तो ये 4 दिन पेश हुए, उसके बाद कहाँ गए? जस्टिस फाइज़ ईसा कमीशन को हेड करते थे, उस वक्त बलोचिस्तान हाई कोर्ट के वो सरबराह थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट वालों को साथ डाला गया, 3 कमीशन था। 3 पेशियों के बाद हकानी बाहर चला गया और मियाँ साहब ने हाथ खड़े कर दिए। बस सवाल पूछ सकता असद उमर साहब पूछना चाहते हैं। मैं डॉक्टर साहब से सवाल नहीं, आप मेरी बात सुने कि क्या बजोरे बंदूक फैसला बाजू आप वो चाहते हैं कि हम कोई जजेस के हाथ खड़े करवाते? हम तो नहीं करवा सकते थे। नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपसे सवाल एक पूछने वाला हूं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं तारिक फजल चौधरी साहब। जी जी पूछिए आप। मैं सवाल ये है कि एक आम सिविलियन, एक आम शहरी कोर्ट में इसलिए जाता है इस किस्म के मामलात के अंदर कि वो कहता है कि हुकूमत को जो इकदामात लेने चाहिए वो नहीं ले रही है, इसलिए कोर्ट के पास जाते हैं ये इस्तदा लेके कि आप मजबूर करें हुकूमत को एक्शन लेने पे। वजीर आजम बने हुए मियाँ साहब को 4.25 साल हो गए, तमाम एजेंसियां जो है वो मियाँ साहब के मातहत हैं। 4.25 साल से जिसने किया ये गलत काम उसको अभी तक सजा दी क्यों नहीं गई? वो रिपोर्ट जो है उसको पब्लिक क्यों नहीं किया गया? जिसने पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच के जिम्मेदार बने, चाहे वो वर्दी में था या वो सिविलियन था, उसको कटहरे में क्यों नहीं खड़ा किया? दोनों को इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब तो प्राइम मिनिस्टर नहीं। सही सवाल है आपसे, बताइए तारिक फजल साहब। देखें, चूंकि उसके ऊपर एक अदालती कमीशन बन चुका था, बना हुआ है और उसकी तहकीकात अभी तक मुकम्मल उस तरह नहीं है। हुसैन हक्कानी साहब गए, हुसैन हक्कानी वापस ही नहीं आया। वो सारी बातें अगर सामने आती और उसके बाद कोई रिकमेंडेशन होती और उसमें अगर हम ना अमल दरामद करते कि उस पार्टी की हुकूमत थी, उन्होंने नहीं किया, हम ना करते, तो फिर तो आप हमसे सवाल करते। उस कमीशन को छोड़ के हम इस पर क्या मतलब अमल दरामद आप हमसे तवक्को रख रहे हैं? और मैं असद उमर साहब के अलावा बाकी सारे करैक्टर्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और आप अमेरिकी इंतजामिया से ऑफिशियली फॉरेन ऑफिस के जरिए इंटरेक्ट करके तफसीलात और भी ले सकते थे। आप हुसैन हक्कानी अगर ये कहता है कि मैं ये तो बात अभी आई है, लेकिन असद उमर साहब ने जो सवाल किया है अभी क्यों आई है भाई? आपके खुद प्राइम मिनिस्टर उसमें वकील है उस केस में जो 5 साल से पड़ा हुआ केस। ये बात तो अभी नहीं आई है, अब तो सिर्फ आर्टिकल आया हक्कानी का। अभी हुए हैं जो एक आर्टिकल में हुसैन हक्कानी ने जो इंकशाफात अभी किए हैं, अब इनमें कितनी हकीकत है? सर उसने सिर्फ तस्दीक किया उस चीज की जो उस वक्त आपकी आर्मी और आईएसआई ने इल्जाम लगाया था, अब उसने अपने मुंह से मान लिया है। सिर्फ ये चीज हुई है। मुझे मलिक साहब उसमें कोई नई चीज नहीं आई है। मैंने कल नवाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट प्ले किया प्रोग्राम में। मुझे बात थोड़ी सी मुकम्मल करने दें। गुजारिश ये है कि जो हक्कानी लीक्स हैं, हक्कानी का आर्टिकल है, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक ये कि जो बातें उसने कही हैं उसकी टेक्निकलिटीज़ क्या हैं और उसमें लॉ पॉइंट कितने उसमें आते हैं और उसको देखने के लिए। दूसरा जो है वो मॉरल ग्राउंड्स हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है वो इस बात की पाबंद है कि इसके हवाले से वो सामने आए। मैं अगर बायसियत एक वज़ीर कोई अपॉइंटमेंट करता हूँ और इस दौर में बाद में मैं उसे ओन करूँ या डिसओन करूँ आज के 5 साल बाद, वो नहीं,
इस दौर में तारिक मेरा चौधरी साहब, आप इस वक्त हुकूमत वक्त हैं, क्या आप पाबंद नहीं है कि जो स्टेट की सिक्योरिटी ब्रीच हुई उसको इन्वेस्टिगेट करें? ये मैं नहीं समझ रहा बात आपकी। आप वजाहतें वो कर रहे हैं जो लॉजिकल नहीं है। आप सिटिंग गवर्नमेंट हैं जो एग्जीक्यूट करिए उन इख्तियारात को जो एग्जीक्यूटिव को हासिल है। देखें, गुजारिश ये है कि आप क्या चाहते हैं कि उसके एक आर्टिकल लिखने के नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सारी लीडरशिप को यहाँ गिरफ्तार कर लें कि एक अखबार में उसने एक तहरीर लिखी है और यहाँ पे सारे बंदे अरेस्ट हो जाएं? देखिए, आपको किसी तरीके से किसी आप अदालत में क्यों गए थे और किसी कानून के तहत चलना अदालत में क्यों गए थे आप जी अदालत में इसलिए गए थे कि जो उस वक्त इंफॉर्मेशन आई थी उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे कि अगर ये सच है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए अदालत गए थे। फिर क्या हुआ उसके बाद? तो आपके सामने है क्या हुआ। उस कमीशन की कौन सी रिपोर्ट ऐसी आई है जिसमें हम अमल दरामद नहीं कर रहे? मट्टी पाओ फरमाएं। नहीं, ये तारिक फजल साहब, ये मट्टी पाओ काम है। आपके अंडर आईएसआई आती है, आपके अंडर आईबी आती है, आपके पास एफआईए, आपके पास तमाम इख्तियारात हैं, इंस्टीट्यूशन आपके अंडर है, आप ये तमाम चीजें आगे लेके जा रहे हैं। नहीं, इसमें जिस जज ने भी डाली है मट्टी पाओ, उसने भी ज्यादती की और आपने भी की। और अगर उन्होंने नहीं इन्वेस्टिगेट किया तो मैं उनको भी कह रहा हूँ ये काम है भैया, आपकी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, आपका काम है, जिम्मेदारी है, एहसान नहीं है। हमें कहा गया और हमने नहीं किया। मैं तो सीधी सी बात आपसे कह रहा हूँ, होनी है। जजों ने क्या खुरपा उठा के खेत में जाके ढूंढना है कुछ? भाई जजों ने भी जो तहकीकात करानी थी, एग्जीक्यूटिव एजेंसीज है ना, वो तमाम एजेंसी तो हुकूमत के कंट्रोल में है। इनको कौन से जज ने ये हिदायत दी है कि खबरदार तुमने कोई तहकीक की? खुदा का वास्ता क्या बात कर रहे हैं सर? बात सिर्फ सादा सी है, ये एक चीज के ऊपर नहीं है, वो बार बार हो रहा है। और शेख रशीद बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मैंने आज इस पर ट्वीट भी किया था। अब इस तनाजुर में देखें आप डॉन लीक्स के मामले को, यही हम बैठे होंगे 5 साल के बाद, कोई अमेरिका भागा हुआ होगा और वहां से वो तस्दीक कर रहा होगा कि हाँ जी बात तो सही है, खबर तो हमने लगवाई थी वहां पर। तो ये जो हमारा तरीक़ाकार है कि बड़ी सी बड़ी कौमी सलामती के ऊपर खतरा कोई हम ले आए, कोई बड़ी से बड़ी ब्रीच हो जाए, ना कोई फैसला निकलता है, ना कोई ताकतवर पकड़ा जाता है, और डर यही होता है कि अगर ये हमने ट्रेडिशन सेट कर दी, अगर ये कल हुआ होता पीपल्स पार्टी की जो कोई भी रिस्पॉन्सिबल था उसके अंदर, या उस वक्त फौज की लीडरशिप में अगर कोई रिस्पॉन्सिबल था, तो आज जब डॉन लीक आती ना तो फिर 100 गुना ज्यादा प्रेशर होता कि अब भी एक्शन लें। नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तो आप फरमाइए, चार्जेस बड़े संगीन नौयत के हैं, आप क्या रिस्पॉन्ड करते हैं इसके ऊपर? मैं सबसे पहले तो मैं एंजॉय कर रहा था आपकी गुफ्तगू को कि चार्जेस इतने संगीन नौयत के हैं, बिल्कुल हैं। और इसकी इंक्वायरी ऑलरेडी एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट सामने आ जाए तो काफी मामलात सीधे हो जाएंगे। एक दूसरा, मैं समझता हूँ इस वक्त ये डॉन लीक्स की तवज्जो उठाने के लिए हुसैन हक्कानी, क्योंकि मियां साहब का कभी मीडिया एडवाइजर था, इनका उस्ताद था, इनसे ही उन्होंने मियां साहब को सिखाता था तकरीरें। तो अब इन्होंने उसको कहा होगा, क्योंकि पीपल पार्टी से तो उसका अब तल्लक कोई नहीं है, कि यार को ऐसी शुरली छोड़ो, ये डॉन लीग जो हम रोज बैठ के नदीम मलिक के प्रोग्राम में पीपल पार्टी बैठ के या दूसरे प्रोग्राम में बैठ के डॉन लीग का मुतालबा करती है, इनको आगे मेमू गेट आ जाए। हमें कोई इतराज नहीं है मेमू गेट की इंक्वायरी के ऊपर, बेशक करें इंक्वायरी, कमीशन की रिपोर्ट सामने आए। और बाकी अगर इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म शौकत अजीज टाइप आ सकता है, और असद उमर साहब की पार्टी में ऐसे लोग बैठे हैं जो उसकी कैबिनेट थे, वो भी अमेरिका से ही आया था, वो भी कोई और किसी जगह से नहीं आया था। किसने भेजा था? वो असद उमर साहब अगर अपनी पार्टी में बैठ कर डिस्कशन कर ले और ये एडमिट करे तो जो इम्पोर्टेड इस तरह के प्लांटेड वज़ीर-ए-आज़म, ये तो एक सफीर की स्टोरी है ना। यहाँ तो वज़ीर-ए-आज़मों के हाथ से हमने बैत की है, इस मुल्क में तो बड़े बड़े। आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? उस वक्त शाह महमूद कुरैशी उस वक्त आपके वजीर खारजा थे जो अब इनकी जमात में। मैं शौकत अजीज की तरफ बात कर रहा हूँ। शाह महमूद कुरैशी साहब यकीनन वजीर खारजा थे, तो वो भी पीटीआई में है और उनसे भी पूछा जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कोई हमें तो इतराज ही नहीं है, नदीम अफजल को और पीपल्स पार्टी, आज की पीपल्स पार्टी को कोई इतराज नहीं है। जो इंक्वायरी करना चाहे बेशक करे। हुसैन हक्कानी को किसने उसको दोबारा जाने की इजाजत दी? किसने इजाजत दी? किसने दी इजाजत? ये भी पूछे ना, आप ढूंढ करें। मुझे आप बताइए। ने वीजे दिए तो वेरिफिकेशन किस किसने की, किस किसने इजाजत दी, किस किस ब्यूरोक्रेट ने, किस किस अफसर ने, तो सबकी इंक्वायरी करे। हमें कोई इतराज नहीं है। हम समझते हैं पीपल्स पार्टी पहले भी भुगती रही है, अब भी भुगतेगी। और पीपल्स पार्टी के खिलाफ एफिडेविट दिए थे, सर्विंग जनरल में एफिडेविट दिए थे उस वक्त, तो दिए थे, तो भाई उनको भी बुलाएं आप। और मैं तो चाहता हूं उनको बुलाएं, जनरल ज्ञानी को भी बुलाएं, जनरल पाशा को भी बुलाएं, दोनों को बुलाएं, और साथ आपके जो मुतलका जितने लोग थे सबको बुलाएं। और वो यही है, जज जस्टिस फायद साहब इधर ही हैं। जब आप बुलाएं, हम अदालतों पे हमला नहीं करेंगे, हम सर नगू करके जाएंगे। और हमें तो यकीनन सजा देने भी आसान है ना।
इनका फैसला तो फ्रीजर में लगा हुआ है, हमारा फैसला तो फ्रीजर में नहीं लगेगा ना। फैसला तो मेमो गेट का भी फ्रीजर में ही है 6 सालों 7 सालों से, इस पे भी कुछ नहीं हुआ। कैसे नहीं फ्रीजर में है कि मियां साहब ने बाद में माजरत की थी कि मेरे से गलती हुई, मैं ज्यादा कोर्ट में, ये आपको भी पता है। क्यों उन्होंने माजरत की? अगर वो मेमो गेट इतना बड़ा था। नदीम मलिक साहब आपके कोई माजरत नहीं की, पुरानी उठवा के देखें, इनके ख्वाब में माजरत की होगी, चंद साहब को ख्वाब में आई होगी। साहब का गलत फैसला था। हाँ। अच्छा, मैं एक नदीम अफजल चंद साहब ब्रेक ले लूं, इसके ऊपर अब से हमने सवाल पूछने हैं, साथ ही हमारे रहिएगा, एक ब्रेक ले लें। तारिक फजल चौधरी साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक। तारिक फजल चौधरी साहब, एडमिरल मलन और हुसैन हक्कानी के माबैन जो कुछ भी तय पाया होगा, अब तक तफसीलात हमारे इंटेलिजेंस अदारों के पास होंगी। हुकूमत को चाहिए कि पहली फुर्सत में इनसे रिपोर्ट्स मंगवाएं और पार्लिमान के सामने रख दें। जी बिल्कुल जी, मैं आपको इससे पहले भी मलिक साहब मैंने आपसे यही कहा कि इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं इस सारे इशू के। एक वो है जो आपने अभी बात की है कि इसमें कौन सी ऐसी हमारे पास टेक्निकल जो हमारी सोर्सेज हैं उनकी बुनियाद के ऊपर, या हमारे पास जितने और ज़राए होते हैं हुकूमत के पास, उनके ज़रिए कौन सी ऐसे सोर्सेज हैं कि सारी वो मालूमात ली जा सकें और कानून के मुताबिक उसमें आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। क्योंकि ज़ाहिर है एक दूसरी गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है और जो फ़र्द ये बात कह रहा है वो भी अमेरिकन नेशनल भी है, अमेरिका का शहरी भी है और वहाँ इस वक्त क़याम पज़ीर भी है, पाकिस्तान में नहीं है। तो इन सारी बातों को देखते हुए कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। अमेरिकी शहरियत ले ली हुई है। दूसरा एस्पेक्ट ये है, हाँ, क्योंकि उन्होंने डिनाइल किया इसके मेरी मालूमात के मुताबिक तो वो अमेरिकी शहरी है। अच्छा मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक वो खुद डिनाई करते हैं कि वो अमेरिकी शहरी नहीं है। चलें, बहरहाल मैंने ये अर्ज़ किया कि मेरी मालूमात के मुताबिक आप सही कह रहे होंगे। दूसरी बात यह है कि जो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से तवक्को करता हूँ वो ये है कि इसके ऊपर मॉरल ग्राउंड्स भी हैं। जैसे कि मैंने पहले ये बात की है कि अगर आप पहले आप उनसे तवक्को करने से पहले जो अपने हिस्से की जिम्मेदारी है वो पूरी करिए। अपने हिस्से की जिम्मेदारी आपकी ये है कि आपके डिफेंस मिनिस्टर कौमी असेंबली में बैठ के कहते हैं कि इसके ऊपर कमीशन बनना चाहिए। एग्जीक्यूटिव किसी से मुतालबा नहीं करती, ये ज़हन में रखिए। मैंने आधा जुमला बोलना है और उसके बाद आपने काटना है। नहीं, आज आपने डिसीजन किया हुआ है कि मुझे आज बात इसको नहीं करने देनी। मिनिस्टर जो है, एक जुमला मैंने पूरा करना है और आपने उसके बाद अपनी माराना राय उस पर देनी है। हुकूमत असद उमर साहब पूरी बात करते हैं, नदीम अफजल चंद साहब पूरी बात करते हैं, चौधरी साहब जब हुकूमत वक्त बात करती है आप उसको काटते हैं, आप बात नहीं करने देते। तारिक फजल चौधरी साहब, आप सवाल, मैं सवाल का जवाब तब दूंगा जब आप जवाब देने देंगे। आपके डिफेंस मिनिस्टर कौमी असेंबली में खड़ा होकर ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस पे कमीशन बनना चाहिए। हुकूमत वक्त किससे मुतालबा करती है भाई? आप ही तो बाख्तियार हैं फैसला करने वाले। देखिए, मैंने आपको ये बात पहले भी की है, अगर आप मेरी बात एक दफ़ा मुकम्मल होने दें और लोगों को भी सुनने दें कि मैं क्या कह रहा हूँ, हर जुमले के बाद अगर आप काटेंगे नहीं तो मैं तसलसल से आपको बड़ी जल्दी अपनी बात खत्म कर दूंगा। बड़ा लंबा शिकवा हो गया, जवाब दे दीजिए बराए मेहरबानी। मेरा 5 मिनट इसमें आपने लगा लिए हैं कि मैंने बात काट दी, आप जवाब नहीं देते। काइंडली जवाब आपने लगाए, मैंने तो नहीं लगाए जी। जवाब यही है कि जो इसमें टेक्निकल पहलू है वो हमारे ज़िम्मे है, वो हमारे ज़िम्मे है, वो हुकूमत के ज़िम्मे है, उस पर हम काम करेंगे, वो हम आपको बताएंगे हमने क्या किया और उसका रिजल्ट क्या है। लेकिन जो पीपल्स पार्टी के ज़िम्मे जो इसकी मॉरल ग्राउंड्स हैं कि उनके दौर में तैनाती हुई है, उनके ज़िम्मे भी कुछ है। असद उमर साहब को मैं ये कहूँगा कि अगर उस जो मजमून लिखा आर्टिकल लिखा हुसैन हक्कानी ने, अगर उसमें कहीं मुस्लिम लीग नून PMLN का कोई लफ्ज़ होता तो इस वक्त तक ये 6 शहर बंद कर चुके होते, सड़कों पे होते, सीने इनके चाक होते, सरों में इनकी खाक होती। लेकिन चूंकि इसके नाम पीपल्स पार्टी का है, मुस्लिम लीग नून इसमें नहीं है, इसलिए बड़े सुकून से बैठे हुए हैं। और एक तरफ तो आपको ये था कि 2 फ्लैट निकल आए हमारे, तो आपने पूरे पाकिस्तान को बंद किया हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ इतनी बड़ी बात हुई है, पाकिस्तान की बहुत ज्यादा जो है वो अंडर थ्रेट है इस वक्त। क्या आपने ये एक्ट किया? PTI वाले तो आपके अलावा किसी पे फोकस नहीं करते। जी बिल्कुल, हम अपोजिशन में थे, उस वक्त भी हमने एक्ट किया, उस वक्त भी हमने एक्ट किया और इस वक्त भी जो काम हो रहे हैं वो जाहिर है एक एक डिटेल मीडिया पे नहीं दी जा सकती, लेकिन अपने तौर पे जो काम हमें करना है वो हम कर रहे हैं। असद उमर सर, तारिक फजल चौधरी साहब को इतला नर्ज लगता है अभी तक खबर पहुंची नहीं है इनके पास। में भी NA48 में आ गई थी पहले खत और 49 तक अभी पहुंची नहीं है कि ये हुकूमत है। अगर हम जुलूस निकालेंगे तो वो जुलूस हम इनके खिलाफ निकालेंगे।
हुकूमत का काम होता है चोर को पकड़ना, डाकू को पकड़ना, जुर्म करने वाले को पकड़ना, चाहे वो ये चोर चोरी और डाकू जो है, डकैती उसने किसी और अरबों दौर की में हुई नाजायज थी जायदादें बनाई भी हो या उसने पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए कोई खतरा पैदा किया हो। दोनों केसेस के अंदर जो कानूनी जिम्मेदारी, आईनी जिम्मेदारी है वो हुकूमत की होती है। 4.25 साल हुकूमत गुजरने के बाद आज तारिक फजल चौधरी साहब हमें यह कह रहे हैं कि हुकूमत जो कार्रवाई करेगी इसकी रिपोर्ट देगी। जनाब, आपको तो कोई शक ही नहीं था। मियां नवाज शरीफ इतने क्लियर थे इस मामले में कि उन्होंने सिर्फ स्टेटमेंट नहीं जारी की, वो खुद चल के गए कोर्ट के अंदर, वो वहां पर बैठे और आपने जैसे खुद कहा कि उसमें आपने कमीशन के सामने भी हाजिरी दी। आपको कोई शक ही नहीं था कि क्या किया गया पाकिस्तान के खिलाफ। 4.25 साल हो गए आपको वजीर आजम बने हुए, आप इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? मैं फिर वही बोलूंगा, ये एक चीज नहीं है ना। $60 मिलियन स्विस बैंकों में पड़े हुए, जरदारी साहब कौम की दौलत है, हम तुम्हारे पेट से काट के निकालेंगे, लूट के ले गए हो पाकिस्तान को। क्या कहते थे शहबाज शरीफ? वो पैसा कौम को, पाकिस्तानी कौम को पुकार के कह रहा है कि मैं यहां पड़ा हुआ, मुझे कोई ले जाओ। 4.25 साल गुजर गए। पर ये जो है ना सियासत पाकिस्तान की, पाकिस्तान के जो लोग हैं ना वो देखने वाले, लेकिन आप भी पीटीआई वाले भी, जब एक शिकवा उनका दुरुस्त है कि नून लीग के इशू के ऊपर आप कहते हैं कि आज हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर निकलेंगे, आज हम पार्लियामेंट के बाहर निकलने लगे हैं, इस इशू पे क्यों नहीं निकले आप? सर, मैं एक छोटी सी बात है मैं अर्ज करना चाहता हूं। जब ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी ना, तो ये सारी चीजें हम पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी किया जा। इमरान खान उस वक्त भी एहतजाज कर रहे थे जब लेकिन इस पे इमरान को कौमी असम्बली में जाके तकरीर करनी चाहिए थी। इमरान तो कौमी असम्बली में भी नहीं गए। चलो जो तो खैर बाई दी भाई ये गिला तो लोगों को ये भी है कि नून लीग के खिलाफ भी वो कौमी असेंबली में जाके कम तकरीर करते। और आपको पता है मेरे, यहाँ तो नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो रही है। पता है कि मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन खान साहब की उनको कौमी असेंबली में ज्यादा जाना चाहिए। और जो गलत अप्रोच है खान जो नून लीग की कोताही है उसकी भी निशानदेही ज्यादा असेंबली में करनी चाहिए, और जो पीपल्स पार्टी की है वो भी। तारिक फजल चौधरी साहब, गुजारिश है जी कि असद उमर साहब बहुत ही सीनियर रहनुमा है, और चूँकि इस्लामाबाद से मेरे कुलीग हैं तो बड़े मेरे इनसे अच्छे ताल्लुक भी हैं, काबिल एहतराम भी हैं। लेकिन ज़ाहिर है जमात का रंग तो होता है, जब ये अपनी बात का आगाज़ ताने और कोसनों से करते हैं तो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जैसे आज भी इन्होंने बड़ा खूबसूरत ताना और कोसने से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया, और इन्होंने कहा कि खबर NA48 में पहले पहुँचती है, 49 वाले सोए हुए हैं। खबर हम तक भी सारी आती है मेरे भाई, बिल्कुल टाइम से आती है, आप बेफिक्र रहें, हम जाग रहे हैं, सो नहीं रहे। जो आप बात कर रहे हैं मैं कुछ और बात कह रहा था। मैं ये कह रहा था कि ये जो देखें वो मैं उस पर भी बात कर लूंगा, पहले ये मुकम्मल कर लूँ। ये जो वाकया हुआ है ना, ये जो वारदात हुई है जिसके लिए आप बड़े खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तराश के लाते हैं, बैठते रहते हैं, हमारे खिलाफ लफ्ज़ घटते रहते हैं। ये जो वारदात हुई है आपकी ज़बान में, डकैती हुई है आपकी ज़बान में, ये हमारे दौर में नहीं हुई। एक मुतालबा आपकी तरफ से नहीं आया कि जनाब असफ जरदारी साहब आप कोई बयान दें, लीडर ऑफ अपोजिशन कोई बयान दें। ये जो सफ़े मातम आप हर वक्त बिछाई रखते हैं ना हमारे खिलाफ, इस हवाले से एक बयान आपका नहीं आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ। मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे दौर हुकूमत की बात होती, हमारे दौर हुकूमत की बात होती तो नहीं, मैं असेंबली में खैर था, आपकी बात मैंने शायद नहीं सुनी होगी, लेकिन बहरहाल मैं पाकिस्तान के शहरों की बात कह रहा हूँ। इस वक्त तक तो आप आधा पाकिस्तान बंद कर चुके होते। लोग तो इस वक्त तक सारे जो है वो देख रहे होते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आधा पाकिस्तान बंद कर दिया है। इतनी ताकत नहीं है कि आधा पाकिस्तान ये बंद कर दे। तारिक फजल चौधरी साहब, खान साहब ने अगर ये बात सुन ली तो बातें तो इसी तरह करते हैं। मलिक साहब गुफ्तगू तो यही करते हैं ना, मार मच्छर नजरें, लेकिन शिकार तो हाथी का करने निकलते हैं ना। बात सीखने को मिल गई है ना। पाकिस्तान का असल मसला ये नहीं है कि पाकिस्तान की कौमी सलामती को ब्रीच किया गया, CI ऑपरेटिव्स को वीजे दिए गए और उन्होंने आके पाकिस्तान के अंदर वारदात की। ये पाकिस्तान का असल मसला नहीं है। असल मसला पाकिस्तान का ये है कि इमरान खान ने आधा पाकिस्तान बंद क्यों नहीं किया। सलाम है सर आपको। ब्रेक ले लें जी, ब्रेक के बाद और बात करते हैं।
वेलकम बैक। एक एक मिनट दोनों मेहमानों के लिए। ये तहकीकात अब आगे कैसे बढ़नी चाहिए, क्या तरीकाकार होना चाहिए? मेरे ख्याल में जी सबसे पहले तो जो रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी है एबटाबाद कमीशन पार्लियामेंट में आनी चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर आनी चाहिए। और खुशी शाह ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर आप समझते हैं कि इन कैमरा होनी चाहिए तो इन कैमरा हो, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर आके वो डिस्क्लोज होनी चाहिए रिपोर्ट। सुबह इस पे एक मुतालबा करिए, रेजोल्यूशन पेश करिए। नहीं, ये कल आज जो हम बता रहे हैं ना, ये तकरीबन तमाम अपोजिशन पार्टीज ने आज मुतालबा किया, पीटीआई ने भी किया था, रिटन तहरीरी रेजोल्यूशन पेश करिए कौमी असेंबली में। ये होगा, उसके ऊपर अगर एक्शन है। आज तो वो प्रोरोग हो गया ना, हाउस बीच में इस पे कोई सिक्योरिटी कंप्रोमाइज नहीं होती। अगर आप अपने उन लोगों को पकड़ के सजा दें, सिक्योरिटी मजबूत होगी। गलत चीजों के ऊपर फंसना नहीं चाहिए, पब्लिक होनी चाहिए रिपोर्ट। और बिल्कुल वो भी होना चाहिए। ये मेमो गेट के ऊपर भी अगर तहकीकात में कोई कमी है, हालांकि तकरीबन हमारे ख्याल में तो सब कुछ सामने आ चुका है, लेकिन अगर वो है फिल फॉर उसका भी हुक्म देना चाहिए, वो भी प्राइम मिनिस्टर उसका हुक्म जारी करें और रिपोर्ट तलब करें। तीसरा ये जो डॉन लीक्स वाला जो 3 दिन में वादा किया था कौम से चौधरी निसार ने, और ये भी पार्लियामेंट में 4.5 महीने गुजर गए, वो भी आगे तारिक फजल चौधरी साहब। देखें जी, इस पे मैं इनकी बात से इत्तफाक करता हूं कि मेमो गेट के हवाले से जहां तक प्रोसीडिंग्स हो चुकी हैं या उसमें कितना काम रह गया है वो सामने आना चाहिए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जहां तक एबटाबाद कमीशन का या डॉन लीक्स का मामला है, डॉन लीक्स के हवाले से जहां तक हमारे पास इंफॉर्मेशन थी या जहां तक हमें ये पता लगा कि किसके क्या फ़राइज़ थे और वो उनकी अदायगी में मुकम्मल तौर पे उसने वो फ़राइज़ अदा नहीं किए, उस हवाले से जो कार्रवाई करनी थी प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो हो चुकी है। बाकी भी रिपोर्ट आनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आनी चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ आखिरी इख्तिताम आपका इस बात से करूँगा कि जब हम हलफ उठाते हैं बतौर वज़ीर या प्राइम मिनिस्टर जब वज़ीर आज़म का हलफ उठाते हैं तो उसमें एक शिक होती है कि मेरे ओहदे की वजह से या बावजह मेरा जो ओहदा है, अगर मेरे सामने ऐसे कोई अहम कौमी राज लाए जाएंगे जिनको राज रखना मुल्क और कौम के मफाद में होगा तो मैं इस राज की पासदारी करूँगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे सामने आती हैं या प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने बिलखुसूस आती हैं, लेकिन उन्हें सीधा राज में रखना अहम कौमी मफाद में होता है। और तारिक फजल चौधरी साहब, ये जो आपने अभी हल्फ का जिक्र किया, ये हल्फ सबसे ज्यादा न्यूज लीक्स के मामले में आयद होगा, ये ज़हन में रखिएगा। इस हल्फ की पासदारी में फिर वो लोग मुलव्वस पाए गए तो सख्त नहीं, मैंने किसी न्यूज लीक्स वाली शक्ल में वो खबर कैसे अखबार की ज़ीनत बनी जो प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ के दरमियान डिस्कस हो रही थी के दीवारों की तो इंक्वायरी हुई है ना जी। और मैंने कहा कि उसमें अगर हमारे जो साबका वज़ीर इत्तलात थे, अगर उनके हवाले से ये बात सामने आई या ये बात जो निसार अली खान साहब ने की पे ये इल्जाम था कि उन्होंने खबर रुकवाई थी, ये इल्जाम नहीं था कि उन्होंने खबर दी, वो उस मीटिंग का हिस्सा नहीं थे। परवेज रशीद साहब पे मैं इल्जाम नहीं लगाना चाहूंगा बिल्कुल भी, उन पे इल्जाम ये था कि उन्होंने खबर रुकवाई थी, गलत इल्जाम था। परवेज रशीद खबर नहीं रुकवा सकता, वो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है यार, वो मार्शल आर्ट मिनिस्टर थोड़ा। मेरा ख्याल है मैंने फारसी में बात नहीं की मलिक साहब, मैंने भी यही गुजारिश की है कि इल्जाम यही था कि अपने फ़राइज़ की अदायगी में नाकाम रहे। फ़राइज़ की अदायगी में नाकामी की तशरीह वही है जो आपने फरमाई है। रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर हाउस में कल सुबह उसको पार्लियामेंट में सबमिट कर दीजिए, पहला स्टेप लीजिए, एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट पार्लियामेंट में सबमिट कर दीजिए। जी, मैंने आपको अर्ज की है कि उसके अंदर क्या है ये मुझे तो नहीं पता, लेकिन उसकी जो डिक्लेरेशन है उसमें कितना हमारा नेशनल इंटरेस्ट है उसको देखते हुए ज़ाहिर को कार्रवाई हुई होगी या आइंदा भी होगी। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, असद उमर साहब, नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ है, शेख रशीद साहब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।